अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन का लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा आज ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का और टॉपिक भी हमारा आज लास्ट है। ठीक है, और आज हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ गट। गट कहते हैं कि जो भी हमारा ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, ठीक है, यानी कि जिधर से हमारा ये पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसको गट कहते हैं। इसमें यूजुअली स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन वाला एरिया आता है, ठीक है। तो ये इस पार्ट को हम लोग कहते हैं गट। अब हम लोग डिसऑर्डर्स की बात करने लगे। डिसऑर्डर्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और अल्सर। हम लोग सिर्फ इन 3 डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर्स है यूजुअली इन पाकिस्तान, ठीक है। सबसे ज़्यादा मतलब कह लें कि कॉमन ये डिसऑर्डर्स जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लोगों में, वो ये 3 डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसमें डायरिया आ जाता है, कॉन्स्टिपेशन आती है और अल्सर आता है। एक एक करके अब हम लोग इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है डायरिया। अच्छा, आप लोग को वैसे डायरिया और कॉन्स्टिपेशन का तो ऑलरेडी आइडिया होगा, क्योंकि ये ऐसे डिसऑर्डर्स है जो ऑलमोस्ट सारे लोगों ने ही सफ़र किए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डायरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें जो सफ़रर होता है वो उसके अंदर क्या होता है, लूज बॉल मूवमेंट्स वो फील करते हैं और साथ में वाटरी मूवमेंट्स उसको फील हो रही होती हैं, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी आइडिया होगा इस बारे में, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के एंड में इस तरह की मूवमेंट्स फील हो रही होती हैं। इसमें सिम्पटम्स क्या आते हैं, इसमें एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा होती है, नोज़िया हो सकता है और वॉमिटिंग। नोज़िया ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें क्या होता है कि फ़ील हो रहा होता है कि जैसे वॉमिटिंग आ रही है लेकिन वॉमिट आती नहीं है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको नोज़िया कहते हैं। इसके अलावा तीसरा इसका सिम्पटम ये आता है कि वॉमिटिंग भी हो सकती है। अब मेन कॉज क्या है डायरिया का, इसमें ये होता है कि हम लोगों ने जितना पानी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है उतना पानी हम नहीं पीते, इस वजह से डायरिया कर हो सकता है। दूसरा इसका कॉज ये आ सकता है कि कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस अकर हो सकते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। अगर तो इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है तो हम लोग इसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह ले सकते हैं। लेकिन अगर पानी की वजह से क्या हम लोगों ने सही तरीके से पानी हम लोग इनटेक नहीं कर रहे तो उसमें हमें ज़्यादा पानी पीना पड़ता है। रिकवरी में भी यही बात लिखी हुई है कि हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड और वाटर अगर तो अवेलेबल हैं तो पेशेंट तो इजीली कुछ ही दिनों में रिकवर कर जाएगा। लेकिन अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल नहीं है तो हमें इनटेक करना पड़ेगा पानी को। अगर हम लोग मेल नरिश्ड इंडिविजुअल्स की बात करें कि जिसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कह लें कि वीकनेस है, उसमें क्या होता है कि स्वेयर डिहाइड्रेशन भी अकर हो सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी की कमी भी हो सकती है और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है उनके लिए, ठीक है। इसलिए वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए और हमें उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए। ट्रीटमेंट इसका ये है कि हम लोगों ने सेम वही बात है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि वाटर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इनटेक करना होता है। और अगर बहुत ज़्यादा डायरिया का मसला आ रहा है तो फिर उसमें हम लोग कुछ एसेंशियल सॉल्ट्स या न्यूट्रिएंट्स को भी मिक्स करके इनटेक करेंगे, ठीक है। दूसरा केस मैंने आपको बताया था कि डायरिया बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है। अगर तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से डायरिया अकर हुआ है तो उसमें हम लोग एंटीबायोटिक्स लेंगे। प्रिवेंशन देखें तो हम लोग किस तरह से डायरिया को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग रेगुलरली ईट करें और जितनी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की उतने वाटर और एसेंशियल सॉल्ट्स को इनटेक करें। और तीसरी चीज़ इसमें ये आती है कि हाइजीनिक मेजर्स होने चाहिए, साफ सुथराई वगैरह काम होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड हमारे पास डिसऑर्डर आता है गट का, वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का भी ऑलरेडी आपको आइडिया होगा। इसमें सफरर क्या करता है, वो सफ़र करता है विद द हार्ट पीस और उसमें एलिमिनेशन डिफिकल्ट हुई होती है, ठीक है। इसमें क्या-क्या कॉजेज़ आते हैं, इसमें ये आ जाता है अच्छा डायरिया में मैंने आपको एक चीज़ मेरी
बताने वाली भूल गई थी कि डायरिया में क्या होता है कि जो पानी होता है ना, वो उसकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है, उसे ब्लड के अंदर जो एब्जॉर्ब होना होता है, उतनी पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है? अब कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाती है वाटर की कोलन के अंदर। ठीक है? तो दोनों केसेस में डिफरेंट केस हैं एक तरह से, कि उसमें हमारे पास उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है पानी की जितनी की एब्जॉर्प्शन होनी है, और इस केस में कॉन्स्टिपेशन में क्या है कि एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन हो जाती है वाटर की। दूसरा कॉज इसमें ये आता है कि हम लोग डाइटरी फाइबर इंसफिशिएंटली हम लोग इनटेक करते हैं, यानी कि जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है डाइटरी फाइबर के इनटेक करने की, उतना हम लोग नहीं लेते। तीसरी चीज आती है डिहाइड्रेशन, यानी कि हम लोग पानी सही तरीके से इनटेक नहीं करते। चौथा कॉज आता है कि हम लोग मेडिसिन बहुत ज्यादा अगर किसी यूज कर रहे हो तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और पांचवा कॉज आता है कि अगर तो हमारे रेक्टम या एनस में ट्यूमर्स अगर हो गए हैं, ठीक है, तो इस केस में भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, और ये सबसे पहले खतरनाक कॉज है। ट्रीटमेंट इसका क्या आ जाता है कि हम लोग को डाइट अपनी चेंज करनी चाहिए, और हम लोग को अगर कोई एक्सरसाइज वगैरह कोई जिसका रेगुलर में ये काम है, वो अपनी एक्सरसाइज हैबिट्स को चेंज करें। ठीक है? इसके अलावा मेडिसिन जो हम लोग इनटेक करेंगे जिससे कॉन्स्टिपेशन ना हो, उसमें आते हैं लेक्सेटिव्स। ये क्या करती हैं, ये वो वाली मेडिसिन होती हैं जो कि बाउल मूवमेंट्स में हेल्प आउट करती हैं ताकि इजीली फीसेस पास आउट हो जाएं। प्रिवेंशन में आता है कि ये थोड़ा सा इजियर होती है इसकी प्रिवेंशन एज कम्पेयर टू इसके ट्रीटमेंट की निस्बत। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, वही बात है कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर और डाइटरी फाइबर हम लोगों ने इनटेक करना है। ठीक है? लास्ट हमारे पास जो गट का डिसऑर्डर आता है वो है अल्सर। अल्सर में ज्यादातर आता है पेप्टिक अल्सर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अल्सर डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। पेप्टिक अल्सर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो इनर वॉल होती है गट की, गट में किस किस बात का बताया हुआ है, जिसमें ईसोफेगस आ जाता है, ड्यूडेनम आ जाता है और स्टमक आ जाता है। इन हिस्सों में क्या होती है, सोर डेवलप हो जाता है, यानी कि किसी किस्म का इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। अब अल्सर अगर किस तरह से होता है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक जूस हमें पता है ना रिलीज होता है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। तो कभी कभार क्या होता है कि जो हमारी इनर वॉल्स होती हैं उसके टिश्यूज ब्रेक कर जाते हैं, इसी वजह से हमारे पास अल्सर अकर होता है। अगर तो अल्सर स्टमक के अंदर अकर हुआ है तो इसको हम लोग गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे। ठीक है? अब हम इसके कॉजेज देख लें कि इसमें कौन कौन से कॉजेज आ सकते हैं जिसकी वजह से अल्सर अकर हो सकता है। इसमें हम लोग एक्सेस एसिड, अगर बहुत ज़्यादा एसिड की रिलीज हुई है तो उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा इन्फेक्शन है। इसके अलावा आता है लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन इंक्लूडिंग एस्प्रिन, यानी कि अगर हम कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं किसी इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए, हम लोग कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अरसे से यूज़ कर रहे हैं, जिसमें एक एग्जांपल बताई हुई है एस्प्रिन की। ठीक है? तो अगर तो ये बहुत लॉन्ग टर्म यूज इसका हम लोग कर रहे हैं तो इसकी वजह से भी अल्सर अकर हो सकता है। इसके अलावा इसमें स्मोकिंग आ जाती है, ड्रिंकिंग कॉफ़ीज़ हैं, कोलाज हैं, ईटिंग स्पाइसी फूड्स आ जाती हैं, यानी कि स्मोकिंग की वजह से भी अल्सर हो सकता है। और जो लोग कॉफ़ीज़ बहुत ज़्यादा पीते हैं उसमें भी अल्सर अकर हो सकता है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी हम लोग जो पीते हैं उससे भी हो सकता है, और जो हम लोग स्पाइसी फूड्स खाते हैं उसकी वजह से भी हमारे अंदर अल्सर अकर हो सकता है। ठीक है? इसके साइंस एंड सिम्टम्स में क्या होता है कि हमारे पास एब्डोमिनल बर्निंग होती है, मतलब कि सिर्फ पेन नहीं बल्कि बर्निंग होती है जब भी हम कोई मील इनटेक करते हैं, या फिर हमारे पास आधी रात को जो है वो एब्डोमिनल बर्निंग होती है। अगर तो बहुत सिवियर अल्सर है तो उसमें क्या होता है कि एब्डोमिनल पेन होती है। इसके अलावा अगर तो वॉमिटिंग की है किसी ने तो उसमें बहुत ज़्यादा बाद में सलाइवा रिलीज होता है। इसके अलावा इसमें आता है नोजिया आ जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट और वेट लॉस।
यानी कि भूख की कमी होगी, भूख नहीं लगेगी बिल्कुल भी, और वेट लॉस बहुत ज़्यादा होगा। ट्रीटमेंट इसका ये आता है कि हम लोग मेडिसिन्स लेंगे, जिससे हमारी जो गैस्ट्रिक जूस की जो एसिडिटी है वो कम होगी, न्यूट्रलाइज़ हो जाएगी, ठीक है? प्रिवेंशन में क्या है कि हम लोग स्पाइसी फूड कम खाएँ, एसिडिक फूड भी कम खाएँ और स्मोकिंग को भी अवॉइड करें, ठीक है? सारी चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो हमारी ये अल्सर प्रिवेंट इसको हम लोग कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में बुक से पढ़ा देती हूँ। आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है? यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है। हम लोगों ने 3 डिसऑर्डर्स देखे हैं, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड अल्सर। सबसे पहले डायरिया के बारे में डिस्कस की है, कौन सी कंडीशन होती है, ये सारा कुछ बताया हुआ है। इसके बाद इसमें सिम्पटम्स कौन-कौन से आते हैं और मेन कॉज़ क्या है, वो है लैक ऑफ द एडिक्वेट सेफ वाटर, यानी कि पानी अगर हम पीते भी हैं तो कभी-कभार क्लीन नहीं होता, उसकी वजह से भी डायरिया अगर हो सकता है, ठीक है? उसके अलावा हम लोगों ने बाद में देखा है कि इसमें हम लोगों ने ट्रीटमेंट इसका किस तरह से करना है और बाद में प्रिवेंशन क्या होती है। ये यहाँ पे अब डायग्राम बताई हुई है पूरे डाइजेशन के प्रोसेस की। यही हमारे पास साइवरी ग्लैंड्स है, जिधर से सलाइवा हमारे पास रिलीज होता है। ये ओरल कैविटी है, जिधर से फूड इनटेक होगा, इसोफेगस में जाएगा, आगे स्टमक आता है। ये हमारे पास लिवर है और ये गॉल ब्लैडर है, जिधर से बाइल हमारे पास रिलीज होता है और नीचे कॉमन बाइल डक्ट आती है और उसके बाद आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है। ये पेंक्रियाज आ जाते हैं और ये पेंक्रियाटिक डक्ट है जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है? आगे हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारे पास यहाँ पे अपेंडिक्स नीचे की तरफ होती है और कोलन, सीकम के बाद हम लोग ये लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाएंगे और कोलन आएगा और कोलन के बाद यहाँ पे रेक्टम से एनस की तरफ हमारे पास फीसिस रिलीज हो जाएंगे, एक्सक्रीट हो जाएंगे आउट ऑफ द बॉडी। फिर हम लोगों ने कॉन्स्टिपेशन के बारे में डिस्कस की है कि जिसमें हार्ट फीसिस जो सफ़र होता है वो सफ़र करता है, और इसके अलावा इसमें कॉजेज़ कौन से होते हैं, ट्रीटमेंट हम किस तरह से करेंगे और इसके अलावा प्रिवेंशन क्या होती है, ठीक है? वो मैंने आपको सारी हेडिंग्स के साथ ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। अल्सर हम लोगों ने देखा है, जिसमें पेप्टिक अल्सर को हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास सोर डेवलप हो जाती है इन द इनर वॉल ऑफ द गट। अगर तो अल्सर स्टमक में हुई है तो इसको हम लोग गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे। इसके कौन से कॉजेज़ आ जाती हैं, साइंस एंड सिम्पटम्स क्या हैं, इसके अलावा ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे और प्रिवेंशन किस तरह से करेंगे, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है? तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और ये जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा एज शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग इसको याद करें। और जिस तरह से अगर मैंने आपको जिस तरह हेडिंग बना के सारी चीज़ें लिख के दी है ना, इस तरह से अगर आप पेपर में लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है? तो लॉन्ग क्वेश्चन भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस चैप्टर के जो आखिरी 3 टॉपिक है ये आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी चीज़ समझ नहीं आती तो नीचे कमेंट्स में पूछें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में कोड लिंक दिया हुआ है जो कि प्रोडक्ट स्टोर है, वहाँ पे जाएँ, कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।